नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन जो आती है ना वो मिलती रहे। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 200 शब्दों में लिखना है। और दोस्तों, कुछ चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि देखिए, जैसे जो हेडिंग डालनी होती है, हेडिंग मत डाला करिए आप लोग। ठीक है। बहुत से लोग अभी भी हेडिंग डाल रहे हैं, पॉइंट मत डाला करिए। पॉइंट तब डाला जाता है जिस समय आपके पास एग्ज़ाम टाइम हो, सेंटर हॉल में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर बैठे हों और आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हों, आपके प्रश्न छूट गए हों या छूट रहे हों, तो उस समय आप लोग पॉइंट वाइज बुलेट्स के फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन अभी इस समय आप लोगों को डालने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इस समय अभी प्रैक्टिस टाइम है। जितना अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, जो भी प्रश्न आप लोग लिखते हैं उसको पैराग्राफ्स में लिखा करिए, जो भी। ठीक है। और उसमें जैसे 2 पैराग्राफ हैं, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, तो 2 पैराग्राफ में एक जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलगाव, पहले में दूसरी बात कही गई अगले में अगली, तो ऐसा कुछ अलगाव नहीं दिखना चाहिए। बातें जुड़ी होनी चाहिए और छोटे छोटे पैराग्राफ में होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और क्या चीज़ होनी चाहिए कि जैसे आपको, जैसे जो कीवर्ड होते हैं तो उनको आप लोगों को हाईलाइट करना होता है। ठीक है। उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और जो प्रश्न आप लिखते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग, उसी के रेलेवेंट अगर कोई ग्रेट लीडर की लाइन या कोई कोटेशन आपको याद आती है तो उसको आप लोग ज़रूर उसमें कोट किया करें। ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। तीनों में अगर एक एक कोटेशन आप लोग डालते हैं तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि इतना अच्छा उत्तर हो जाएगा। और जो भी आप लिखते हैं उसमें आप लोग, जो शब्द रचना होती है, शब्दों का चयन होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखिए। ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध को आपको बताना है। ठीक है। तो अब क्या है कि 2 चीज़ें आपसे प्रश्न में पूछी जा रही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताना है और क्या बताना है, जो हिमालयी ग्लेशियर्स हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। और इसमें जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध आप लोगों को बताना है। 3 चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है इसमें। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में आपको चीज़ें बतानी है। संबंध 2 चीज़ों के बीच में स्थापित करना है। क्या है? जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वो और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस पर आपको चीज़ें बतानी हैं। ठीक है। जो चीज़ प्रश्न में पूछी जा रही है उसी का आप लोगों को जवाब देना होता है, ना कम ना ज़्यादा। आप लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे ही अगर लिखा जाए तो एक निबंध लिखा जा सकता है। ठीक है। एक एस्से लिखा जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एस्से नहीं लिखना है। चीज़ों को बिल्कुल कंसाइज रूप में, बिल्कुल छोटे फॉर्म में, अच्छे शब्दों का चयन करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है। तो प्रश्न को अच्छे से समझिए कि पूछा क्या जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों यानी ग्लेशियर्स और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध को आपको बताना है। ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन होता क्या है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का सीधा सा मतलब आप अगर नॉर्मल शब्दों में समझें, ज़्यादा जो टिपिकल वर्ड होते हैं उसमें मत जाइए, मौसम का परिवर्तन। ठीक है। जो जलवायु है उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है, अब उस परिवर्तन के कारण जो चीज़ें चेंज होती हैं तो उसको हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। वैश्विक तापन क्या होता है? वैश्विक तापन का सीधा सा अर्थ यह है कि जो हमारी, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है। यह पृथ्वी है, सॉरी, यह पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर टेम्परेचर की मात्रा कारण बहुत से हो सकते हैं। टेम्परेचर की मात्रा बढ़ना वैश्विक तापन कहलाता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए जो हिमालय है, हिमालय पर आपका इधर ये हिमालय पड़ता है। ठीक है। यहाँ से लेकर और ये आपका इधर नागालैंड और ये पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है। ठीक है। कश्मीर से लेके, तो अब हिमालयी क्षेत्र में जो
आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। अब जो पिघल रहे हैं ग्लेशियर, उन पर कि जो जलवायु परिवर्तन है और वैश्विक तापन है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सीधा सा मतलब यही समझिए कि दो चीज़ों का आपको संबंध बताना है। ग्लेशियर्स का जो पिघलना है, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, वो उसका कारण क्या है? टेम्परेचर ही हो सकता है। टेम्परेचर किस किस कारण से बढ़ता है? एक वैश्विक तापन और आपका दूसरा जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से संबंध स्थापित करना है। अब एक चीज़ और फैक्ट है कि हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो ऐसा भविष्यवाणी की गई है कि अगले 50 से 100 वर्षों में भारत के ग्लेशियर्स समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और यह जो प्रश्न पूछा गया है ये कहीं ना कहीं भविष्य की बातों को लेकर ही इस प्रश्न को बनाया गया था, ठीक है। यह यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है, यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस का। और अब क्या चीज़ है? ग्लेशियर्स जो होते हैं दोस्तों, ग्लेशियर्स पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऊष्मा का ये अधिक अवशोषण करते हैं जिससे ये पिघलने लगते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। अब हमने जाना, तीन चीज़ें जान ली। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, एक दो तीनों का रिलेशन हम लोगों ने जाना। अब हमें मेन क्या बताना था, थोड़े से एक पैराग्राफ में आप लोगों को पहला पार्ट बताना है, दूसरे में आपको सबसे अच्छी तरीके से बताना है कि संबंध क्या है जो जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं और ग्लेशियर्स, जो हिमालयी ग्लेशियर्स हैं, इनका संबंध क्या है, तो इसमें बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी रीज़न यही है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। देखिए, वैश्विक तापन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो इंडस्ट्रियल जो आपका प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। वायुमंडल में वर्षा का प्रतिरूप बदल रहा है, जैसे जो वर्षा का प्रतिरूप होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वर्षा के प्रतिरूप में जब प्रतिकूल प्रभाव होता है, जो परिवर्तन आता है, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी में तापन बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, ठीक है। जो असामयिक बारिश होने लगी है, असामयिक रूप से एक गर्मी बढ़ने लगी है कि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती चली जाती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या पॉइंट है, वैश्विक तापमान को हम लोगों ने देख ही लिया। थर्ड पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी विक्षोभ में कमी। पश्चिमी विक्षोभ है क्या, कि जैसे जो साइबेरिया क्षेत्र से जो हवाएं आती हैं और उस क्षेत्र से चलते चलते जो हमारे हिमालय से टकराती हैं जाके, तो वो क्या करती हैं कि वहाँ पर बर्फ़ का जमाव करती हैं। अब ये क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ में जो विचलन होता है, ठीक है, उस विचलन से क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो पहुंचना चाहिए हिमालय में वो वहां नहीं पहुंचता और ग्लेशियर्स वहां पर नहीं बन पाते या नहीं फॉर्म हो पाते, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, हिमनदों का निर्माण भी नहीं हो पाता है, या हो भी पाता है तो बहुत कम हो पाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है हमारे यहाँ ग्लेशियर्स के पिघलने का, यहाँ आपको कारण बताने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 200 शब्दों में आप लोगों को ध्यान रखना है, 200 शब्दों में आप लोगों को बताना है। अगला क्या रीज़न हो सकता है कि जो वायुमंडल है, देखिए जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में ओजोन क्षयकारी प्रदूषक जो होते हैं उन पदार्थों का श्रावण बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे होता क्या है कि ओजोन का क्षरण बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब ओजोन में क्षरण ज़्यादा हो रहा है, ओजोन में छेद ज़्यादा हो रहा है, तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो किरणें आती हैं वहाँ से, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरती हैं आके और वो वैश्विक तापन को बढ़ाती हैं, जिससे कि ग्लेशियर्स जितने भी हैं हिमालय के वो बहुत ही ज़्यादा पिघलते हैं, ठीक है। तो यह रीज़न है। अगला क्या है कि बादल का फटना, जैसे एक चौराबाड़ी ग्लेशियर्स और उत्तराखंड में जो बादल फटे थे, ठीक है, तो इन ग्लेशियर्स के फटने से भी जो बादल का फटना हुआ था,
तो इससे क्या हुआ था, जो ग्लेशियर्स थे इनके विघटन की दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी एक रीज़न्स था कि हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे थे। तो सारे कारणों को हमें बताना है और दोनों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अब निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को क्या लिखना है? निष्कर्ष के रूप में ये बताना है कि देखिए, एक कारण तो है आपके पास में कि जो हिमालयी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और भी बहुत सारे कारण जो हमने यहाँ पे संबंध स्थापित किया है। उसके अलावा भी बहुत सारे अन्य कारण हैं कि जैसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, पर्वतारोही जो जाते हैं पहाड़ों पर, तो वो उनके द्वारा जो पदार्थ छोड़ा जाता है तो उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसके कारण भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा सूटेबल, एक अच्छा निष्कर्ष देना है कि हमें इन चीज़ों से बचाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग में ऐसी कोई दिक्कतें ना हो तो हमें इन चीज़ों पर पाबंदी लगानी होगी कि जैसे जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा कोई सामान वहाँ पर ना छोड़ें। ठीक है, या उनकी भी कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा उत्तर आपको लिखना होगा, एक अच्छा निष्कर्ष लिखना होगा कि एट लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना है कि जो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे वैश्विक तापन है, जलवायु परिवर्तन है और वायुमंडल में ओजोन क्षयकारी प्रदूषक पदार्थों का स्राव है, इनमें कमी लाना ही सरकार का मुख्य ध्येय होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से उत्तर को लिखना है और इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपने दिमाग में है या आपने कहीं से पढ़े हों तो उनको भी ऐड करके आप लोग एक बेहतरीन उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से लिखिए इस प्रश्न को। ठीक है, और लिखने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए और सेंड करने के बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मैं वहीं पर सारे के सारे आंसर्स दे देता हूँ। तो आप लोग अपना तो आंसर लिखिए ही लिखिए, लेकिन दूसरों के उत्तर को भी आप लोग ज़रूर देखा करिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि दूसरों से आप लोग अगर एक एक चीज़ सीखते हैं तो आप में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे से सहयोग करके ही सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आप लोगों की उत्तर लेखन शैली को भी पता लगेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए सबका दिमाग अलग अलग कार्य करता है, कौन किस तरीके से लिखता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई किसी की कोई कॉपी नहीं कर सकता, कितना भी चाहे कभी नहीं कॉपी कर सकता, क्योंकि खुद की जो चीज़ होती है उस पर कोई एक कोई छीन नहीं सकता आपकी चीज़। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रश्न को लिखिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 47वां प्रश्न है जीएस सेकंड पेपर का और 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों 20 तारीख से 20 दिसंबर से जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो रहा है और जो लोग भी 300 प्रश्न प्रतिमाह करने के इच्छुक हैं और भी ऑनलाइन टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी हैं, तो उनको जो लोग भी व्यक्ति अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम से जो लोग मेहनत करना चाहते हैं तो वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप के अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहले समझिए आप लोग अच्छे से। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना करनी है। तो यह आपका प्रश्न है, इसी का जवाब आपको 150 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से जो भी चीज़ें मैंने पॉइंट्स बताए हैं कम से कम उसमें अगर एक एक चीज़ भी ऐड कर देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में एक एक कोटेशन डाल देते हैं, कीवर्ड को हाईलाइट करते हैं और पैराग्राफ्स में लिखते हैं। पैराग्राफ एक दो, जो दो पैराग्राफ हैं या एक दो तीन पैराग्राफ में जो जुड़ाव होना चाहिए वो है, तो आप एक बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्न क्या है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की जो पीएसी होती, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसकी भूमिका की विवेचना करनी है। तो देखिए जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं तो उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होती है वो लोक लेखा समिति ही कहलाती है, पीएससी जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो सबसे पहली बनी थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में बनी थी।
तो दोस्तों जो पहली पीएससी समिति बनी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी, तो 1921 में बनी थी। ठीक है, अब वर्तमान में जान लेते हैं कि इसमें वर्तमान में सदस्य कितने होते हैं। तो 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। कुछ थोड़ी चीज़ें आप लोग जैसे आधी आधी चीज़ों में आप लोगों को बताना है कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना करनी है। मेन क्वेश्चन क्या है, जवाबदेही स्थापित करने में इसकी भूमिका। लेकिन लोक लेखा समिति के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना होगा। ठीक है, तो 150 शब्दों में लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कम से कम 50 शब्दों में आपने पीएससी के बारे में बताया और फिर 100 शब्दों में आपको जवाबदेही स्थापित करने में इसकी भूमिका क्या होती है, तो उसको आप बता दीजिए। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाता है। और एक दो अगर कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो किसी भी पॉलिटिकल में बहुत सारी लाइंस भी हैं, तो पॉलिटी में, तो उसके कोई भी एक लाइन जो इसके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो तो उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो पीएससी में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब पीएससी जो होती है वो करती क्या है, सरकारी जो एक लेखा होते हैं उनकी जांच करती है। क्या करती है, सरकारी लेखों की जांच करती है। तो सबसे पहला कार्य इसका यही होता है कि सरकारी लेखा जितने होते हैं जिनमें भी धन का आवंटन किया गया होता है तो उनकी जांच करती है और संसदीय उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। ध्यान रखिएगा, जो संसदीय उत्तरदायित्व है उसको स्थापित करती है। अब जवाबदेही देख लीजिए, इसकी भूमिका क्या होती है। जैसे जो जवाबदेही स्थापित करने में इसकी भूमिका किस तरीके से होती है, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, और बताने के बाद इसकी कुछ सीमाएं, जैसे देखिए आपने कुछ चीज़ें अच्छा ही बताई तो उसकी कुछ सीमाएं या कमियां भी होती हैं, तो कमियां भी आपको गिनानी होती हैं। ठीक है, और लास्ट में आप कंक्लूज़न में एक छोटा सा बता सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि आप इन कमियों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर कोई कमी आती है या कमी बतानी पड़ती है तो कमी बताने के बाद आप लोगों को अपने सुझाव 1-2 लाइन में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने कमी गिना के बता तो दिया एग्जामिनर को, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ सुझाव तो देने थे ना कि इसके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है या जो कमियां हैं इन कमियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जवाबदेही को पहले देख लेते हैं कि जवाबदेही किस तरीके से स्थापित करती हैं। तो जितने भी देखिए संसदीय आवंटन जितना भी होता है, धन का आवंटन, तो यह देखा जाता है कि धन का आवंटन जो हुआ है वो सही रूप में हुआ है या नहीं हुआ है। किस योजना के लिए, किस परियोजना के लिए जो भी धन दिया गया था वो सही रूप में उसी में दिया गया है या किसी और में दिया गया है। तो सबसे पहला कार्य यही होता है। अब देखिए स्वायत्त संस्थाएं और अर्ध स्वायत्त संस्था की जो व्यय राशि होती है उसको जैसे उसके लिए संसद ने निर्धारित किया कि इतनी है राशि। ठीक है, तो अब उसको हो सकता है कम लग रही हो या उस संस्था के लिए ज़्यादा लग रही हो, तो ये कम ज़्यादा का निर्धारण यह समिति भी करती है। उसके व्यय का जो व्यय की राशि होती है उसका भी निर्धारण यह करती है। कौन करती है, पीएससी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति करती है। और क्या है, किस तरीके से यह जवाबदेही को बताती है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक जवाब मांगा था आरबीआई को लिखकर कि हम आपसे जवाब मांगते हैं कि नोटबंदी क्या सही थी क्या गलत थी। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट भेजी, तो रिपोर्ट पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए एक लेटर लिखा था आरबीआई को कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, आप मुझे दोबारा इस चीज़ पर अपना एक संज्ञान लेते हुए आप मुझे संतुष्टि दें कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें नोटबंदी सही थी या गलत थी। ठीक है, तो इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं जनता के हित में। ठीक है, जनता की जो जवाबदेही है, जनता के लिए जवाबदेही जो स्थापित करने में जो भूमिका होती है वो लोक लेखा समिति की बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखिए इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो कुछ सीमाएं कौन कौन सी हैं कि जैसे देखिए कमियां, सीमाओं का मतलब ये होता है सिंपल वर्ड में कमियां क्या क्या हैं। तो कमियां ये हैं कि जैसे यह
धन आवंटन कहाँ किया गया है, उचित रूप में हुआ है या नहीं हुआ है, जो लाभार्थी था उसको मिला है या नहीं मिला। तो आवंटन ये देखती है, लेकिन सबसे गंदी बात यही है, खराब बात इसकी ये है कि धनराशि खर्च हो जाने के बाद ये निरीक्षण करती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, अगली क्या है, इसकी कोई अगर ये कोई अनुशंसा करती है या कोई बात बोलती है या कोई सुधार के लिए कोई कदम उठाती है, तो इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती। और विभागों द्वारा जितना भी पूरा खर्चा होता है, जैसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, उनको रोकने की कोई शक्ति इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। तो सीधा सा मतलब यही है, निष्कर्ष में आप लोगों को यही लिखना है कि इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी वर्तमान समय की आवश्यकता है और इसकी शक्तियों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से निष्कर्ष में आप लोग बता सकते हैं कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। उन सीमाओं को दूर करने के लिए हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी को कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां और प्रदान करने होंगे। ठीक है, और जैसे आपके आपके दिमाग में अगर कोई और अलग से पॉइंट्स आता है तो उसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद एक बेहतरीन उत्तर आप लोग लिखिए और निष्कर्ष में हो जाया करे तो आप लोग एक कोटेशन या कोई लाइन ज़रूर डाला करिए दोस्तों। और लिखने के बाद आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर मेरे सेंड करिए और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर, चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे आंसर जो भी मेरे पास आएंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग लिख नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे थे लेकिन अब इस समय पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग लिखना बंद कर चुके हैं। तो लिखना बंद मत करिए, आप लोग प्लीज़ लिखना स्टार्ट करिए और 2-2 प्रश्न ही लिखिए कम से कम। स्टार्टिंग तो करिए, स्टार्ट तो करिए एक बार। स्टार्ट आप लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है या रिज़ल्ट आया नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप अगले साल पीसीएस की तैयारी नहीं करेंगे या मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। अब जो लोग ये सोच के कर रहे हैं कि हाँ अगले साल एग्ज़ाम नहीं देना, तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं तो मेंस की तैयारी सबसे पहले होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए लिखते रहिए। फ़िलहाल मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।